नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि आज की इस क्लास में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों की यहाँ पर यूपीपीसीएस 2024 और आरओ री एग्जाम जो 2023 का होने वाला है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो यहाँ पर प्रश्न मिल रहे हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं कि जब वहां पर कथन वाले प्रश्न आते हैं। कथन वाले प्रश्न में हमें ये नहीं पता होता कहां से वो कथन बनाएगा, तो इसीलिए मैं कोई भी प्रश्न से संबंधित चीजों का विवरण इसीलिए बताता हूं कि कथन वाले प्रश्न आने पर आपको उस से संबंधित चीजों में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि कथन वाले प्रश्न कर लिए तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हो गया, वन लाइनर भी आते हैं। तो सारी चीजों को हमें लेकर के चलना है, पेपर को भूलना नहीं है। री एग्जाम जो एक बार पेपर 2023 का हुआ आप उसे उठा करके देख लिया करिए, अगर आपने दिया है तो मेरी बातों को आप जान जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं या यूं ही आपके सामने आकर के कुछ भी कहकर चला जाता हूं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करें, क्योंकि यहां पर केवल पढ़ाई नहीं, आपकी पूरी फ्री काउंसलिंग होती है, पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन वही जो ऑथेंटिक हो। फालतू की चीजें मैं नहीं करता, जो चैनल वाले कर रहे करें, क्योंकि मेरा एक ही काम है, जो बच्चे सीरियस है वो सीरियस होकर पढ़े। फालतू के ये वीडियोज बना करके उन्हें परेशान करना मेरा काम नहीं है। आज तक मेरे चैनल पर कभी ये मैंने नहीं किया, ना करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को शुरू करता हूं और देखता हूं क्या है आज की क्लास में। तो निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मतलब ये प्रश्न की शुरुआत आज इतने आसान प्रश्न से हो रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस क्या कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया को समझते होंगे तो बिना कुछ कहे आप जवाब दें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल भैया, जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया ए, जितने लोगों ने यहां पर क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। इसमें क्या होता है भैया, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए क्या जो पेड़ होते हैं वो अपनी तरह से सारी प्रक्रिया करते हैं। जो में क्लोरोफिल होता है उसकी आवश्यकता, उसके उपयोग करके क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जो है यहां पर क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। अच्छी क्लास है ना, अच्छा प्रश्न। इसी बात पे ठोको लाइक कर दो, सब्सक्राइब, और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ की कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत जो है लगाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपसे एक चीज जान लीजिए, आज तक मैंने जो देखा है आपके यूपी पीएससी जो एग्जाम कराता है, चाहे आरओ कराए, चाहे जो है यहाँ पर यूपी पीसीएस कराए, उसमें विज्ञान से वो जो है थ्योरेटिकल 20 से 30% ही पूछता है पेपर में, लेकिन जो बाकी का 70 से 80% है माय डियर, वो आपका कहां से पूछता है? 70 से 80% वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड से पूछता है। मतलब उसका आप दैनिक जीवन में कहां उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख ले, मैंने कम से कम 4 से 5 साल का पेपर देखने के बाद ये चीज मेरी जो है अपनी एनालिसिस, ठीक है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ये मैं कहीं से, क्योंकि मैं चीजें जो खुद देखता हूं उसी को आपके सामने लेकर आता हूं। तो देखिए भाई, यहां पर जो सही जवाब क्या है, रजत परत। रजत को क्या सिल्वर कोटिंग कहते हैं। ठीक है, सिल्वर कोटिंग यहां पर जो है क्या होता है, की जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये आप जानते हैं कि उष्मा का जो क्या होता है, जो उष्मा हमारे यहां पर क्षय होती है, जैसे आप रख दिए, अब वो किस प्रकार जाए, तो उसमें रेडिएशन के कारण ऊर्जा जारी होती है। तो ये जो होता है ये रेडिएशन को रोकता है, और जब रेडिएशन को रोकेगा तो क्या होगा भैया, जो अंदर की चीज गर्म है गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। यानी कि क्या करेगा, पूरा एक इंसुलेटर का काम कर देगा उस आवरण के पूरे चारों तरफ, जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान बाहरी सतह से और अंदर की सतह से बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को, देखिए यहां पर धारा I को और विभवांतर B को, दोनों को कह रहा है, एक मिनट माफ करेगा, आर को, विभवांतर आर रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों को कह रहा है 2 गुना कर दिया, यानी कि 2I 2R। तो कह रहा है विद्युत शक्ति क्या होगी। अब विद्युत शक्ति क्या हो सकती है, देखिए इतना आसान सा प्रश्न है, मैंने आप लोगों के लिए हलवा बना दिया। अगर जो लोग नहीं जान रहे वो तो और भी जान जाएंगे। यहां पर आपसे विद्युत शक्ति क्या, वोल्ट की बात कर रहा है, वी। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद है, नहीं याद है तो याद कर लो। इससे 2-3 मतलब इससे ही प्रश्न जो है ज्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक और ये से प्रश्न होते हैं, इसी एक फार्मूला से आता है। आपके कई सालों से मैंने जो देखा है वो फार्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। जी हाँ दोस्तों, क्या है, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर क्या होता है, अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, जी भैया 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2I मल्टीप्लाइड बाई 2R, तो दैट इज द राइट आंसर इज 4IR। यानी कि आपका जो शक्ति होगी उसमें 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी।
कितनी 4 गुना की, क्योंकि ये एक दूसरे क्या मल्टीप्लाई में जो है क्या कहते हैं शक्ति और क्या धारा और विभवांतर काम करते हैं जब सामने शक्ति होती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सूची दी गई औद्योगिक प्रक्रम और उद्योग से संबंधित, इसको बताइए। देखिए यहां पर कुछ लोग ये बहुत परेशान रहते हैं कि सर किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सर 2-3 अटेम्प्ट हो गया है लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है। मैंने उन लोगों के लिए 6 पॉइंट की चीज बताई है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, मेरे इसी चैनल पर है, आप जा करके आप देखिए क्या वो चीजें कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं अगर उसके बाद नहीं निकलेगा तो यानी कि आपकी नसीब इतनी खराब है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मैं सीधा कहूंगा। लेकिन अगर आप सही से वो 6 चीज फॉलो करके देखिए और एक बार पेपर दे करके आइए और कम से कम 3 महीना उस चीज को कम से कम 3 महीना फॉलो कर लीजिए और फिर पेपर दे कर आइए और फिर मुझे बताइए आपका कहां नहीं हो रहा था, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो 6 पॉइंट पहले आपको देखना है, उसकी वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा। देखिए ये सारे जो है प्रक्रम है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। भंजन को क्रैकिंग कहते हैं, प्रगलन गलाना, हाइड्रोजनीकरण और बल्कनीकरण। तो देखिए भंजन की प्रक्रिया कहां होती है भैया, आपके पेट्रोलियम में। देखिए ये क्रैकिंग जो है आपके रिफाइनरीज में जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो चले यहां से जैसे मैंने तुरंत ही आपको जवाब दे दिया, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 804 का जितने लोगों ने सही जवाब क्या बी दिया है वो सही कर लो, क्योंकि देखो यानी कि ए और डी तो कैंसिल हो गया था क्योंकि ए का बी मैंने बता दिया, सी और ये था। लेकिन यहां पर देखो क्या है, जो आपका हाइड्रोजनीकरण है ना दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होता है, खाद्य वसा जो होती है उसमें होता है। ठीक है, और जो आपका प्रगलन होता है ये आपके ताम्र के लिए होता है। चाहे आप इस पॉइंट से चाहे आप इस पॉइंट से देखते तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाता, लेकिन अगर आप बी में जाते तो दोनों फिर सेम मिल जाते, इसलिए मैंने सी को पकड़ा जो यहां पर अलग है और हमारा जवाब तुरंत मिल गया। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को जानते ही हो ना, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, जब रबड़ बनाने के लिए क्या बल्कनीकरण किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने रबड़ के बारे में बताया हुआ है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको किस प्रकार से पहले सफेद कलर का एक केमिकल होता है उसको प्रोसेस में डाल के फिर वो रबड़ बनता है। ठीक है, ये मैंने बताया पेड़ से रबड़ के लिए जो सफेद पदार्थ होता है वही बाद में रबड़ बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। जी भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी लोग गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं फिर कहता हूं, किसी भी प्रश्न को मैं बार बार कहा हूं उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये वर्ड अगर आपके दिमाग में जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक यानी कि आप क्या कर रहे हैं, केवल रट के जा रहे हैं, समझ के नहीं जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग मेरे उस 6 पॉइंट को एक बार समझिए, जो मैंने 6 पॉइंट वहां पर बताए उस वीडियो में, आप समझ जाएंगे कि आप अपनी तैयारी में गलती क्या करते हैं। उस गलती को जिस दिन छोड़ दोगे ना, मैं कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में यार आपका एग्जाम निकलेगा। मान लो नहीं निकलता, दूसरा अटेम्प्ट तो कहीं गया नहीं है, क्योंकि समय की बात होती है। जैसे क्या होता है, आपने बड़ा अच्छी पढ़ाई की लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, तो भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ना होने के। लेकिन एक बार देखिए 6 पॉइंट्स आप कर रहे हैं कि नहीं, एक बार आप चेक करिएगा उस वीडियो से। तो चलिए यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया, देखिए एक तो ऑक्सीजन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा यहां पर क्या होता है भैया, जितने लोगों ने ऑक्सीजन तथा हीलियम जवाब दिया है वो सही कर लो। क्यों होता है, देखिए भैया जब आप पानी के नीचे जाते हैं ना, पानी के नीचे जाने के बाद जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन हमारे आसपास होता है, जो हमारे बॉडी में वो घुलना चाहिए वो सही से नहीं घुल पाता है। ठीक है, इससे जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना उसमें दिक्कत आने लगती है। क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसमें दिक्कत आने लगती है और इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि छोटा छोटा एयर बबल बनने लगता है। ठीक है, ओके, इसी को रोकने के लिए इसमें हीलियम मिलाया जाता है। ठीक है, इसी को रोकने के लिए इसमें हीलियम मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे जब आप बाहर निकले तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हीलियम मिलाया जाता है। बाकी ऑक्सीजन आपके सांस लेने के लिए तो होता ही है। बहुत छोटा परसेंटेज मिलाते हैं हीलियम का, ज्यादा नहीं मिलाते, ये भी बता दे रहा हूं। एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल है, करीब मान के चलिए 90%, मोर देन 90% आपका ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, इतना मुझे तो लगभग मुझे याद है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। जी भैया एसिड कौन सा एसिड है बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए, दरअसल देखिए इसमें क्या होता है ना, उस जैसे आपका जो अंगूर में पाया जाता है वही केले में मिलेगा, अवोकाडो में मिलेगा,
केला हो गया, एवोकाडो जानते हो जी भैया, काफी महंगा जो है फल है। और जो आपके जो कई तरह के होते हैं सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें भी पाया जाए। तो मैंने नाम ले लिया, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या, टारटेरिक अम्ल। जी भैया, टारटेरिक अम्ल जो है पाया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, C4H6O6। ठीक है, टारटेरिक अम्ल का क्या होता है, यानी कि क्या, देखो CHO, समझिए, इतना तो रासायनिक विज्ञान पढ़े होगे ना, केमिस्ट्री। CHO आ गया तो समझ जाओ ना कि टारटेरिक अम्ल का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या क्या चीज की उपस्थिति हमें मिल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, एक मिनट, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। जी भैया, इनमें बेसिकली कह रहा है कि जैसे आपका नाइट्रोजन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता है कि एक साइकिल है, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में जो होता है वो पौधों में जाने के लिए डायरेक्ट नहीं जाता है, वो एक प्रोसेस के जरिए जाता है, वही एक नत्रजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कई तरह के जीव जो उसमें होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो उनमें आपस में संबंध क्या होता है, मृतोपजीवी का, प्राश्रयी का, सहजीवी का, या प्रोटोपघटनी का। ठीक है, बताइए यहां पर जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में जो उपस्थित गांठ होते हैं, क्योंकि ये जो आपके नाइट्रोजनीकरण होता है, पूरा नाइट्रोनाइजेशन जो होता है वो गांठों के पास यानी कि निचले जड़ों में होता ही है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, जी भैया, सहजीवी। एग्जाम्पल क्या है, 2-3 नाम आपको मैंने बताए भी हुए हैं, राइजोबियम एनाबीनिया, नाम याद आया, राइजोबियम और एनाबीना। ठीक है, ये नाम आपको पता है कि नहीं। ये देखो, ये क्या करते हैं, ये दोनों आपके नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में जो है काम में आते हैं, और ये दोनों सहजीवी के जो है रिलेशन रखते हुए नाइट्रोजनीकरण को पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। चले कथन वाले प्रश्न, 4 कथन दिए हैं, चारों कथन को बताना है कौन सा सत्य है, यहां पर जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा जो है सही जवाब होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। देखिए भैया, जो मानव शरीर की कोशिकाओं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये गलत बात है, ये मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है, करती है भैया। हमारे यहाँ जो बॉडी में फैट होता है ना, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो हमारी बॉडी को गुड फैट की जरूरत होती है, वो जब आप क्या कहते हैं, जब आप लघु शंका करते हैं वो उसी के द्वारा खत्म हो जाता है। लेकिन जो बैड फैट होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीजें, ये हमारे बॉडी में जो इकट्ठा होती है तो कहीं तोड़ निकलता है, कहीं डबल चिन बनता है, कहीं आप फूले फूले नजर आते हैं, वो सब के लिए बढ़िया चीज है। रोज एक्सरसाइज करो, ये सब नहीं होगा, लेकिन बोल तो एक्सरसाइज नहीं करते, दिक्कत ये होती है। वो तब होश आते हैं जब पता लगता है कि एकदम फैल गए हैं, तब कहते हैं अब करेंगे। तो भैया उसको तो गलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम रोज ना कुछ खाओगे भी तो इसलिए तीसरा कथन सत्य नहीं है। बाकी यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा कथन सत्य है। ठीक है, और न्यूनता रोग, न्यूनता रोग आपको पता है ना किससे होता है। न्यूनता रोग मैंने आपको बताया था, आंखों की रोग से संबंधित है। न्यूनता रोग क्या है, आंखों की रोशनी से संबंधित रोग है। ठीक है, आंखों का रोग होता है, उसमें चीजें थोड़ी दिखनी आपको दिक्कत करने लगती है। ठीक है, तो न्यूनता रोग नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथ वाहिनीहीन है। चलो बताओ कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनीहीन है। बेसिकली ये था कि कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनीहीन है, तो आपको पता है, जवाब दीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको रट लीजिए, अगर नहीं पता है तो रट लीजिए माय डियर। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे आपका क्या होता है, जो थायराइड है, प्यूसिका है, ये क्या करते हैं, ये रक्त प्लाज्मा से हार्मोन भेजते हैं, ये रक्त प्लाज्मा से हार्मोन भेजते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या वाहिनीहीन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जैसे आपका थायराइड मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, प्यूसिका मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये सब अंतःस्रावी में ही आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लॉक्टोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए भैया, खाद्य विषाक्तन है, मतलब एक बेसिकली खाने से जो, मतलब खाद्य चीजों से होने वाला है। और क्या नाम है, एफ्लॉटॉक्सिन। क्या, एफ्लॉटॉक्सिन नाम है। तो ये चीज देखिएगा, जब मैंने बार बार कहा है, जब भी आपके सामने कुछ प्रश्न आए, आपको उसमें लगे कि ये कुछ नया सा है, कुछ ना करो, प्रश्न को
एक दो बार पढ़ो, फिर उस प्रश्न को तुम अपने जैसे क्लास देख रहे हो तो तुम्हें क्लास में जैसे मैं प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं, तुम कुछ ना करो, एक कॉपी पेन में लिख लो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 810 लिख लो। तुम्हें इतना पता लग जाएगा कि 810 नंबर जो है 26वें प्रैक्टिस सेट में था जो वहां पर था। मैं कह रहा हूं मत ज्यादा मेहनत करो, जो प्रश्न तुम्हें करना, बाकी शॉर्ट नोट्स तो बनाना है भैया, क्योंकि वो उतना लौट लौट के आओगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, ठीक है, रिवीजन में। लेकिन अभी ऐसे प्रश्नों के लिए तुम इस प्रकार से अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि प्रश्न को लिखोगे तो थोड़ा सा मैं कहूंगा वो गलत हो जाएगा, वो टाइम टेकन हो जाएगा और मेरे हिसाब सही भी नहीं। तो इस बेसिस पर भी तुम चीजें कर सकते हो, समझ के। चल, तो 810 26। अब बताइए यहां पर क्या होगा। तो देखिए जो आपका सबसे ज्यादा इससे दिक्कत होती है दोस्तों, वो आपका क्या होता है जी भैया, आपका यकृत। जी भैया यकृत। अब देखो ये जो एफ्लॉटॉक्सिन जो रोग होता है, ये किन चीजों को खाने से होता है। आप जानते हो मक्का, मूंगफली, इन सब से जो है आपके ये रोग होता है, ठीक है। इन सब से जब आपके खाद्य विषाक्तन का वाला रोग होता है, तो इन्हीं सब से जो है आपको एफ्लाटॉक्सिन वाली जो खाद्य विषाक्तन रोग उत्पन्न होता है आपके शरीर में, जो आपके यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही है? अब भी कह रहा हूं अगर अभी भी अच्छी लग गई हो तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि भैया अभी भी 80% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं दिया लेकिन क्लास देखते हैं। तो उनसे यही गुजारिश है कि भैया सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर तुम इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे तो तुरंत मैं कहूंगा सपना छोड़ दो, ठीक है, सपना छोड़ दो एक अधिकारी बनने का, क्योंकि इस समय पर्यावरण हर पेपर में अच्छा खासा जगह ले रहा है। ये तो शुक्र मनाइए अभी यूपी पीएससी जो है उस लेवल पे नहीं जा रहा है, वरना यूपीएससी ने तो पूरा एकदम से बवाल मचा रखा है भैया, क्या कहते हैं, पर्यावरण संबंधित चीजों को लेकर के। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल 1 2 3, जी भैया इस चौथे से कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अच्छी चीज है। शाकाहारी इंसान को होना चाहिए। शाकाहारी होने से क्या होता है, चीजें चलती हैं, लेकिन आप एक चीज समझ जाइए, अगर आप केवल शाकाहारी भी हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। हाँ, शाकाहारी को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, केवल शाकाहारी लिखेगा तो शायद मेरे ख्याल से वो भी गलत हो जाए। प्रोत्साहन देना अलग चीज है, कि आप केवल अगर मांस खा रहे हैं केवल उसी पर है तो वो गलत चीज है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सामने अन्य वेजिटेबल्स भी, अन्य चीजें भी, उन जिनका हम उपयोग कर सकते हैं उनको भी करें, तो इससे जो साइकिल होता है, जो पूरा एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो पूरा एक चैन सिस्टम होता है, वो बना रहेगा, ठीक है। चलो, जो विविधता के लिए क्या है, जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है जैव सुरक्षा जिसे बायो सेफ्टी कहते हैं, इसका कौन सा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब देखो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल है किससे संबंधित, तो भैया बायो सेफ्टी से संबंधित है। किससे, बायो सेफ्टी से, जिसे क्या कहते हैं, जैव सुरक्षा में से कौन कार्यान्वित करता है। जी भैया ये पूछ रहा है कि ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी से संबंधित था, इसको लेकर के हमारे इंडिया में कौन सा मंत्रालय काम करता है जो बायो सेफ्टी संबंधित चीजों को देखता है। चलिए दोस्तों यहां पर बताता हूं मैं आपको कुछ अच्छी चीज। देखिए समझिए, जो आपका क्या है ना, जो आपके यहां पर पहले देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है क्या, पहले आपको यह पता होना चाहिए, तब आप मैं बताऊंगा। देखिए जितने भी आपके बायो सेफ्टी चीजें हैं, ठीक है, उनको सही तरह से उपयोग किया जा सके, सही तरीके से हैंडलिंग किया जा सके, सही तरीके से एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जा सके, ये सब चीजों को सही से करने के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। अब आप कहोगे बायो सेफ्टी में आता क्या क्या, देखो बायो सेफ्टी में सबसे पहले आप समझिए चीजें क्या क्या आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें जो है वो बायो सेफ्टी के जो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इंसानों के द्वारा उपयोग किया जाता है और इनमें जो है इनके बनाने में जो है ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए बायो सेफ्टी, जैव सुरक्षा वहां पर काम करता है, ठीक है, समझ गए। ओके तो भैया इसका सही जवाब यहां पर क्या है,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय यहां पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आपसे फिर बता देता हूं, इसमें जो है जो जीवित और जो क्या कहते हैं परिवर्तित तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको क्या करते हैं बायोटेक की सहायता से हम क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं, उससे संबंधित है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। मैं जो बोल रहा हूं इसको अच्छे से सुनते चलो, ठीक है, बहुत ही एग्जैक्टली बता रहा हूं, ठीक है। और इसमें आपका क्या ह्यूमन इंसुलिन जैसे आपका जो बनता है, वैक्सीन बनता है, और जो आपके मैंने एक दो चीजें बताई उनके बनने में इन्हीं का उपयोग होता है। ठीक है, समझ गए। तो जो वैक्सीन बन गया, इसके बनने के बाद इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सारी चीजों का हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हैंडलिंग में कहीं दिक्कत होगी तो नुकसान ही नहीं होता है, उससे आसपास के वातावरण को भी काफी प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि जो चीजों का जहां उपयोग है वहीं सही है। अभी देखो तेल जा रहा है, तेल उपयोग करेंगे, तेल अगर समुद्र में गिरता है जलीय जीवन कितना नुकसान होता है, वही चीज मैं बता रहा हूं, समझो। तो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा ये चीजें जो हैं की जाती हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो यार देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब देते हैं, इससे आसान सा प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या सी दिया है वो सही कर ले। भैया पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, अगर तुम्हारे पास ये पर्यावरण ही नहीं होगा तो इनमें से ये सब काम कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ पहले। क्योंकि पृथ्वी अन्य ग्रहों से क्यों अलग है, क्योंकि यहां का जो पर्यावरण है वही तो इससे अलग बना रहा है। यही पर्यावरण के लिए तो खोज की जा रही है कि यहां जैसी चीजें वहां मिल रही है कि नहीं मिल रही है अन्य ग्रहों पर। अब इसमें कॉमन सेंस लगा दे तो कितना आसान सा प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। देखिए भैया आप समझिएगा, ये प्रश्न में हो सकता है आप 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज जो चारों उत्तर दिए गए हैं, इन चारों जो यहां पर ऑप्शन दिए हैं चारों को समझिए। देखिए यहां पर जो इकोटोन होता है, इकोटोन क्या होता है, जो संक्रमण जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, जैसे यहां पर आप मान के चलिए ये ट्रांजिशन एरिया होता है। ठीक है, जहां पर चीजें मिलती हैं और एक दूसरे से क्या करती है, संपर्क स्थापित करती है। जैसे अब आप कहेंगे इकोटोन एरिया क्या होगा, जैसे आपका क्या होगा, फील्ड, कोई फील्ड है और फॉरेस्ट है, तो फील्ड और फॉरेस्ट के बीच का जो एरिया होगा वो आपका क्या इकोटोन एरिया होगा, जहां पर ये एक दूसरे से मिलेंगी वहां पर। जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बोलता हूं हिंदी में हूं लेकिन लिखता अंग्रेजी हूं, मैंने आपको बताया हुआ है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं से दिक्कत हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो एरिया होता है उसे क्या इकोटोन कहते हैं, जहां पर एक दूसरे से क्या मिलते हैं और क्या इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपका क्या होता है, वहां पर इकोटोन की स्थिति आती है। अब देखो सक्सेशन, क्लाइमेक्स और सीरल, ये देखो क्या होता है। दरअसल आप एक चीज समझिए, जो आपकी सक्सेशन होता है, सक्सेशन के 5 स्टेज होते हैं। जी भैया 5 स्टेज होते हैं। 5 स्टेज में से आप जो है पता होने चाहिए कि सक्सेशन के कुल 5 स्टेज होते हैं, उनमें से आपको यहां पर जो है 3 लिखा हुआ है। ये संक्रमण एक अलग चीज है। आप पूछ रहे हैं कि कौन सा एक टिकाऊ जैव समूह है, तो टिकाऊ जैव समूह का मतलब यह है कि उनमें जो है उस जैव समूह में परिवर्तन नहीं आता है, वो काफी दिन तक जो है बने रहते हैं। तो उसका सही जवाब क्या होता है भैया, समझिएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब का चरम अवस्था यानी कि क्लाइमेक्स जवाब दिया, सही लीजिए। देखिए इस अनुक्रम के 5 स्टेज का सबसे आखिरी स्टेज होता है आपका ये, जी भैया ये लास्ट स्टेज होता है। और ये क्या होता है ना, जो चरम अवस्था है, क्लाइमेक्स होता है, ये अवस्था बनी रहती है जब तक कि किसी बाह्य कारक द्वारा इसमें परिवर्तन ना किया जाए, जैसे कि आग लगा दिया जाए या मनुष्य द्वारा कुछ अन्य चीजें की जाए, अन्यथा ये अपने जो है उस स्टेज को पा लेता है और वही बना रहता है। अब मैं यहां कहूंगा, आप कहोगे कि ये सर सक्सेशन क्या होता है, तो सक्सेशन क्या होता है आप ये समझिए। जैसे कि आपको पता है कि समय के साथ जो वेजिटेशन होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो सक्सेशन वही होता है कि जो एक समय के साथ जो बदलाव आ रहा होता है उसी को सक्सेशन कहते हैं। उसके 5 चरण होते हैं, उसका आखिरी चरण जब क्या होता है, क्लाइमेक्स, जहां पर वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है, और सीरल उसी 5 में से एक है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो भैया ये जो है
इसे इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं, यानी कि मध्य अवस्था कह दीजिए या फिर बीच का अवस्था कह दीजिए। तो इंटरमीडिएट जो आपका स्टेज होता है ये आपका क्या होता है, सीरियल होता है। और फाइनल स्टेज क्या होता है भैया, आपका क्लाइमेक्स होता है। और सक्सेशन के टोटल 5 स्टेज तो होते ही हैं, जिनमें सक्सेशन पहला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 है, राष्ट्रीय उद्यान दिया है, अवस्थिति दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, अब मैंने जो आपको यहां बता दिया ना थ्योरी, इससे आप जाकर के इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, पहली बात तो ये है, नहीं पूछेगा, आप देख लीजिए। और जो मैंने बता दिया ना यहां पर इन चारों आपके ऑप्शन के जरिए, यकीन मानो आप लोगों का कम से कम मैंने आधे घंटे की मेहनत को बचा दिया, इतने सरल अर्थों में समझा करके। ठीक है, मात्र 2-3 मिनट में। क्योंकि देखो, पढ़ाने वाले का अगर खुद का कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो चीजों को बहुत आसानी समझा सकता है। एक चीज ये जान लेना। चलो बताओ यहां पर क्या हो, काजीरंगा, कुद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेज घाटी। देखिए यहां पर कुछ चीजें मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तब तक आप लोग सोच के रखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, साइलेंट जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1984 में। देखिए ये सब लिखते चला करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो है पूरा अगर देखा जाए कितने में फैला हुआ है, तो ये करीब 90 + 148, तो 90 और 148 मतलब क्या, 240 में से क्या 238 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। जैसे इसमें कुछ जो है कोर एरिया है और कुछ जो है बफर एरिया है, दोनों को मिला करके मैंने बताया। कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख की अगर स्थापना किया जाए भैया, तो ये जो है आपके इसके बारे में क्या फेमस है। कुद्रेमुख आपका वेस्टर्न घाट पर स्थित है और यह विश्व का 38वां हॉट स्पॉट है। विश्व का 38वां हॉट स्पॉट है। ठीक है, आपके कहां पर, वेस्टर्न घाट में। अगर आप इससे चीजें जाने तो भैया मेरे लिए तो ठीक है, अगर आप पहले जान गए तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दे रहा हूं तो जानना तो है ही। पेज क्या है, देखिए पेज की स्थापना आपकी 1975 में हुई थी। कितने, 1975 में हुई थी, जो 257 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। कितने, 257 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है, देखिए पेज घाटी आपके केवल नागपुर से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये आपके क्या कहते हैं, जबलपुर से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो जबलपुर या नागपुर दोनों देगा, तो दोनों में से जाने रहिएगा, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, और फिर आपका क्या था, काजीरंगा। तो काजीरंगा आपको पता है ये बहुत बड़ा है भैया, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और ये भैया पता है ये 1090 स्क्वायर किलोमीटर लंबा। कितना, 1090 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो यहां पर इसके इतना बताने के बाद अगर आप लोग अभी तक जवाब नहीं दे पाए तो बहुत ही लानत है आप लोगों को। इसका सही जवाब क्या है, बी। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, उतनी देर में आप लोग को जवाब खुद ही आ जाएगा, मैंने हिंट दे दिया। चलो, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित देशों का जनसंख्या का घटता आकार क्रम क्या है बताइए। चलिए मैं लिखता जाऊंगा, आपको समझना है। मैं पहला लिख रहा हूं, पहले की आबादी कितनी है, तो पहले की आबादी है दोस्तों, ये 2011 मतलब लेटेस्ट में बता रहा हूं, या जो भी समझ लीजिए, तो 2021.53 करोड़। देखिए सब करोड़ में है। दूसरा क्या है यहां पर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अगर मैं आपसे बताऊं तो कितना भैया, 27.55। मैं CR नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझे कि करोड़ में। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहां पर क्या है भैया, आपका क्या है, रूस। तो रूस का कितना भैया, सॉरी जापान है, तो चलो रूस का कितना है, 14.42 करोड़। और आपका जी भैया, आपका जापान का कितना है, तो बहुत कम है भैया, 12.51 करोड़। क्योंकि यहां पर तो ऋणात्मक वृद्धि दर देखी जा रही है आपके इन चारों में से यहीं पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब सी दिया है वो सही कर ले, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बना के दे दी। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं भैया, इसके अलावा इसमें कुछ बताने लायक नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है ए 14.2%। जी भैया 14.2%। आपको मैंने बताया हुआ है कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है, सॉरी यूपी की जनसंख्या कितनी थी, लेकिन इंडिया की जनसंख्या कितनी थी अगर आपको नहीं याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि 125.76। जब 2011 की जनगणना आई थी तो 125.76 थी। अच्छा, उस समय विश्व की कितनी थी, उस समय विश्व की करीब 705.4 करोड़। जी भैया 705.4 करोड़ जनसंख्या थी। और इंडिया कितना, 16.66% भाग बनाता है ना इंडिया विश्व का, और यूपी इंडिया का 14.2। तो दोनों चीजें मैंने यहां कवर करा दी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है कब भैया? सबसे न्यूनतम रही है, भारत की पूछ रहा है, यूपी का नहीं, यूपी का नहीं, भारत का पूछ रहा है। बस भैया जल्दी करिए, 2 प्रश्न और क्लास खत्म। चलिए बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए पहला आपके सामने क्या है, 1961 से 1971 के बीच इस समय कितना था? तो भैया इस समय थी 24.80। ठीक है, अब आ जाओ 1981 से 1991 के बीच में कितना था? तो 23.87, 23.87। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर 1991 से 2001 के बीच कितना था? तो 21.54, 21.54। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर 2001 से 2011 के बीच क्या था? तो यहां पर आपका कितना मिल रहा है भैया? 17.7, 17.7। अच्छा, अब इन सब में क्या देख रहे हो, एक चीज कॉमन देख रहे हो कि नहीं? जो लोग कहते हो कि भैया इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, ये है वो है, मैंने पहले ही बताया था, आज ही बता रहा हूं, घट रही है भैया, ये जरूरी है। अगर इससे ज्यादा घटा दोगे ना तो फिर वही चाइना की तरह वो 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं आज की डेट में चीन वाले, क्योंकि उनको टेंशन हो रही है कि भैया बूढ़ों का देश ना हो जाए हमारा चीन, इसलिए 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इंडिया बहुत सही है, फालतू के नौटंकी मत फंसा करो कि ये आबादी बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट हो, मैंने बार बार कहा हमेशा तर्क पे चलो, अगर तर्क नहीं है तो मेरे नजर में तुम इंसान नहीं हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए, बताइए। चलिए जवाब दीजिए, बहुत आसान सा। देखिए भिलाई के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। भिलाई के बारे में क्या है, ये भिलाई आपका जो है यूएसएसआर की स्थापना से जो स्थापित किया गया था, किसके? यूएसएसआर की स्थापना से स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1955 में। और सेल जो है आप जानते हैं, सेल भिलाई ही जो है लिखा जाता है। ठीक है, सेल भिलाई 1955 में स्थापना हुई थी। और दरअसल ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही जो है गलत है, यही सही है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, ना कि आपका कहां पर है भैया? आपका ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में। और एक चीज क्या है, ये जो है इसमें 19 जो है 55 में स्थापना हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन 1959 में चालू हुआ था। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए किसी के बारे में जान रहे हो, मेरी आदत है, मैं भैया इतना बताता रहूंगा, आपको अच्छा लगे चाहे जो। और एक चीज जान चले, भारत में जो रेल से संबंधित, रेल्स जानते हो, जो रेल्स का सबसे बड़ा सप्लाई अगर कोई करता है रेल्स का, तो वो भैया आपका भिलाई स्टील प्लांट ही करता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, प्रोड्यूसर है आपका भिलाई का स्टील प्लांट, जो रेल की चीजों का सप्लाई करता है। ठीक है, ओके। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, इस साथ क्लास खत्म करते हैं। कौन सी संस्था निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? बताइए। और इस साथ इस क्लास को यहां पर समाप्त करेंगे। और बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी हो, तो आपको बताना है, पहले इसका सही जवाब तो दो, पहले इसका सही जवाब दो दोस्तों। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ईसीजीसी। देखिए भैया ईसीजीसी क्या है, जो आपका जो है इसकी स्थापना पहली बार तो 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में। अब आप सोचोगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो देखो एक चीज ये होता है कि जो आपका इंश्योरेंस करता है, ये एक इंश्योरेंस करता है, और साथ ही साथ जैसे जो आपकी उन चीजों को भी देखता है जो क्या कहते हैं, निर्यात के लिए जो चीजें जरूरी हो सके उनको भी प्रोत्साहित करने का काम ये करता है। मेनली ये गारंटी लेता है, इंश्योरेंस करता है, और उससे संबंधित क्या चीजों को जो हो सके इसकी तरफ से, वो चीजों का ये क्या अपनी तरफ से ध्यान देता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी ईसीजी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहली बार बता रहा हूं, दूसरी या तीसरी बार इस बार जो है इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया है, या ये पॉइंट आया है। ठीक है, इसलिए अगर पढ़े होगे तो ये गलती आप खुद जान जाओगे कि इसके बारे में बताया हुआ। इसीलिए कहता हूं डेली क्लास लो, 25-26 प्रैक्टिस सेट हुआ है दोस्तों, ऐसे चलता रहेगा पेपर तक। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लाता हूं, 30-40 मिनट की क्लास लेता हूं। और क्या जाता है यार, 30-40 मिनट बैठ के पढ़ लो, क्या जाता है। ठीक है, 30-40 मिनट पढ़ लो, नोट्स बनाते बनाते 1 घंटा, और रात को 1 घंटे के बाद रात को आराम से 20 मिनट में रिवीजन कर लो। मुश्किल से 1.25 घंटा दोगे, आपका इतना बढ़िया तैयारी होगा। डेली पढ़ना है लेकिन, ठीक है। और हाँ, अभी जो अगर पढ़ाई में आप लोग कोताही कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली रखो। बार बार मैं कह रहा हूं, यही बहुत बड़े लोग गलती करते हैं, बाद में फिर कहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन पेपर नहीं टला होता तो मेरा अच्छा हो जाता। ये सब बहाना है, समय मिला है उपयोग करो। ठीक है, इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक नहीं किया लाइक कर दो, साथ ही कमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, हैव अ गुड डे।